नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए सुभाष नीरव जी की लिखी एक और कहानी, उसकी भागीदारी। मुझे यहाँ आए एक रात और एक दिन हो चुका था। पिताजी के सीरियस होने का तार पाते ही मैं दौड़ा चला आया था। रास्ते भर अजीब अजीब से ख्याल मुझे आते और डराते रहे थे। मुझे उम्मीद थी कि मेरे पहुंचने तक बड़े भैया किशन और मछली भैया राज दोनों पहुंच चुके होंगे, पर वे अभी तक नहीं पहुंचे थे, जबकि तार अम्मा ने तीनों को एक ही दिन एक ही समय दिया था। वे दोनों यहाँ से रहते भी नज़दीक ही हैं। उन्हें तो मुझसे पहले यहाँ पहुंच जाना चाहिए था। रह रहकर यही सब बातें मेरे जेहन में उठ रही थीं और मुझे बेचैन कर रही थीं। मैं जब से यहाँ आया था एक एक पल उनकी प्रतीक्षा में काट चुका था। बार बार मेरी आंखें स्वतः ही दरवाजे की ओर उठ जाती थीं। मुझे तो ऐसे मौकों का जरा भी अनुभव नहीं था। कहीं कुछ हो गया तो मैं अकेला क्या करूंगा, यही भय और दुश्चिंता मेरे भीतर रह रहकर सांप की तरह फन उठा रही थी। पिताजी की हालत में रत्ती भर भी सुधार नहीं था। कल शाम जब से मैं आया हूं, उन्हें मैं नीम बेहोशी में ही देख रहा हूं। अम्मा ने बताया था कि मेरे आने से 4-5 घंटे पहले तक तो उन्होंने दवा वगैरह ली थी, टट्टी पेशाब भी किया था, शरीर में हरकत थी, किंतु उसके बाद से न तो आंखें खोली हैं न ही हिले डुले हैं। अम्मा कई बार उनका पायजामा वगैरह भी देख चुकी हैं। टट्टी पेशाब तक लगता है बंद हो गया है। अम्मा बेहद घबराई हुई सी थीं। उनसे कहीं अधिक मैं घबरा रहा था। पिताजी को हिला डुलाकर बात करने की मेरी कोशिशें बेकार रही थीं। सारा दिन मैं उनके पास बैठा रहा था। बैठे बैठे कभी लगता अभी पिताजी करवट लेंगे, कभी लगता अभी उनके होठ हिलेंगे, कभी लगता वे गर्दन हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, पर ऐसा मुझे लगता था, होता कुछ नहीं था। पूरे घर में सन्नाटे की एक चादर तनी थी। एक दुश्चिंता और चुप्पी की गिरफ्त में हम सब बुरी तरह जकड़े हुए थे। हम लोग आपस में बातें भी करते थे तो लगता था फुसफुसा रहे हों। गले से आवाज खुलकर निकल ही नहीं रही थी। छोटी बहन पिंकी और छोटा भाई विक्की कल से ही मुझसे बहुत कम बोले थे। उनके चेहरे पर चुप्पियां चस्पा थी। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि विक्की जैसा शरारती बालक इतना शांत और खामोश कैसे रह सकता है। उसे तो उठते बैठते खाते पीते बस शरारत ही सूझती है। हम चुप थे। हमारा एक एक पल भय और घबराहट में बीत रहा था। घड़ी ने शाम के 6 बजाए तो मैं पिताजी के पास से उठकर दूसरे कमरे में आ गया। विक्की कोई किताब पढ़ रहा था चुपचाप। पिंकी किसी पुराने कपड़े पर कढ़ाई कर रही थी। बाहर गली में बच्चे खेल रहे थे। हल्का हल्का शोर खुली खिड़की से कूदकर अंदर आ रहा था। शायद आइस पाइस या छुपा छुपी का खेल था। कभी कभी कोई बच्चा हमारे घर से लगे जीने के नीचे छुप जाता था। दूसरा बच्चा उसे ढूंढते हुए जब वहां पहुंचता तो शोर तेज हो उठता और हमारे घर में सन्नाटे की तनी हुई चादर हिलने लगती। एक दो बार अम्मा बाहर निकलकर शोर न करने का इशारा कराई थी, लेकिन बच्चे तो आखिर बच्चे थे। थोड़ी देर बाद ही उनका शोर फिर सुनाई दे जाता। इस बार अम्मा ने झल्लाकर उन्हें डपट दिया था। तुमसे कहा ना यहाँ शोर ना करो, जाओ दूर जाकर खेलो, अब इधर आए तो। और उन्होंने खुली हुई खिड़की बंद कर दी थी। अम्मा की डांट सुनकर बच्चे चुपचाप खिसक गए थे। अब घर के बाहर और भीतर दोनों तरफ एक चुप्पी ही चुप्पी थी। मेरी पीठ में अब दर्द होना आरंभ हो गया था और मुझे नींद भी आ रही थी। एक रात और एक दिन बैठे बैठे गुजारना और उससे पहले एक दिन का रेल का सफर। थकावट होना तो लाजमी था। मैं कुर्सी पर अधलेटा सा होकर पसर गया। मुझे यूं अधलेटा सा देखकर अम्मा बोली, थक गया होगा तू भी, थोड़ी देर लेट जा, कमर सीधी हो जाएगी। अम्मा बहुत पास से बोल रही थीं, लेकिन उनकी आवाज़ मुझे बहुत दूर से आती लग रही थी, थकी थकी सी। मैंने अम्मा की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस दोनों हथेलियों से अपना मुंह ढककर मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करने लगा था। तभी अम्मा ने पूछा, चाय पिएगा बनाऊं? नहीं, इच्छा नहीं है।
मैं यह कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पाया। होठ हिले ही नहीं, जड़ से हो गए थे जैसे। बस क्षणांश मैंने अम्मा की ओर नजरें उठाकर देखा था। अपनी ओर मेरे देखते जाने को मेरी सहमति समझकर वह चाय बनाने रसोई में चली गई थी। अब धीरे धीरे मेरे अंदर कुछ खोल रहा था, धैर्य चुक रहा था। अब धीरे धीरे मेरे अंदर कुछ खौल रहा था, धैर्य चुक रहा था और बेचैनी बढ़ने लगी थी। मुझे गुस्सा भी आ रहा था, अपने पर नहीं, किशन और राज भैया पर। अभी तक ये लोग नहीं आए। क्या इन्हें तार नहीं मिला? इस छोटे से कस्बे में कोई अस्पताल तक नहीं है। बस जगह जगह कुकुरमुत्तों की तरह उग हुए नर्सिंग होम थे, जहां डॉक्टर स्वयं चाहते हैं कि उनका मरीज जल्द ठीक ना हो। उनके लिए डॉक्टरी एक पेशा है, धंधा है, पैसा कमाने का धंधा। बस यहाँ से 8-10 मील दूर एक सरकारी अस्पताल है। दोनों बड़े भाई आ जाते तो पिताजी को वहीं ले जाते, पर मैं अकेला उन्हें ऐसी हालत में। सोचते ही मेरे तो पसीने छूटने लगते हैं। अम्मा चाय ले आई थीं। चाय का प्याला लेते हुए मैं स्वयं पर नियंत्रण रख सका। मैंने पूछा, किशन और राज भैया को भी तो तार मिल चुका होगा, आए क्यों नहीं अब तक? मेरी आवाज में तल्खी थी और उससे खीज और गुस्से का रंग मिला हुआ था। जाने क्या बात है, कोई बात होगी। तार पाकर रुकने वाले तो नहीं हैं, आते ही होंगे। अम्मा पास बैठकर आहिस्ता आहिस्ता बोल रही थी। आजकल घर गृहस्थी छोड़कर एकदम निकलना भी तो नहीं होता। अम्मा की इस बात से मैं अंदर तक उड़ गया था। निकलना नहीं होता या निकलना नहीं चाहते? क्या घर गृहस्थी उन्हीं की है, मेरी नहीं? सोनू के कल से पेपर शुरू हैं। निक्की और सुधा भी पिछले हफ्ते से ठीक नहीं है। फिर भी मैं तार पाते ही दौड़ा चला आया। मेरे भीतर एक उठापटक मची थी, लेकिन मैं इस उठापटक को शब्द नहीं दे पा रहा था। अम्मा मेरे सामने बैठी कुछ सोच रही थीं और मैं भीतर ही भीतर भुन रहा था। दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं ठीक से होकर बैठ गया। पिंकी ने उठकर दरवाज़ा खोला। किशन और राज भैया में से कोई नहीं था। पड़ोस वाली रमा आंटी थीं। दिन में भी पड़ोस से इक्का दुक्का लोग पिताजी का हाल पता करने आ चुके थे और अपनी अपनी सलाह देकर चले गए थे। रमा आंटी ने कमरे में घुसते ही अम्मा को संबोधित करते हुए पूछा, बहन जी अब कैसी तबीयत है भाई साहब की? उसी तरह बेहोश पड़े हैं। आज तो हिलडुल भी नहीं रहे। बस रब ही मालिक है। कहते कहते अम्मा की हिचकियां उभर आईं। धीरज रखो बहन, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। ऊपर वाले पर भरोसा रखो। रमा आंटी अम्मा का कंधा थपथपाकर उन्हें धीरज बंधाने लगी। अब तो वज्र भी आ गया है। किशन और राज भी आते ही होंगे, अब संभाल लेंगे। दिल थोड़ा न करो, हिम्मत रखो। कुछ देर असंवाद की स्थिति रही। अम्मा फर्श की ओर टकटकी लगाए देखती रहीं और मैं हथेलियां बगल में दबाए अपने को बेहद संजीदा दर्शाने की कोशिश करता रहा। रमा आंटी लगता था अगली बात के लिए शब्द ढूंढ रही थीं। एकाएक दीवार घड़ी की ओर देखते हुए बोली, आप लोगों ने खाना वाना खाया कि नहीं? चलो मैं बनाती हूँ। कब तक भूखे रहेंगे आप? भाई साहब बीमार ही तो हैं, ठीक हो जाएंगे। ऐसे कोई खाना पीना छोड़ देता है? आ बेटा ब्रज, मेरे यहाँ कुछ खा ले। मेरे जवाब की प्रतीक्षा न करते हुए वह विक्की और पिंकी की ओर मुखातिब होकर बोली, चलो तुम दोनों भी खा पी लो। विक्की पिंकी ने एक बारगी रमा आंटी की ओर देखा, फिर मेरी और अम्मा की ओर। हमारी ओर से कोई प्रतिक्रिया न पाकर वे चुपचाप अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। अच्छा मैं यहीं भिजवा देती हूँ। हमारी चुप्पी को देखकर रमा आंटी बोली तो अम्मा के मुंह से बोल फूटे, नहीं बहन, क्यों तकलीफ करती हो? मेरा तो मन नहीं है। ब्रज और बच्चों के लिए दोपहर का ही पड़ा हुआ है, खा लेंगे। अच्छा मैं चलती हूँ, मेरी ज़रूरत पड़े तो बुला लेना बहन। कहती हुई रमा आंटी चली गईं। उनके आने पर हमारे घर की चुप्पियाँ, जो थोड़ी देर के लिए कहीं दुबक गई थीं,
उनके जाते ही उन्होंने फिर से पूरे घर को अपने शिकंजे में ले लिया था। थोड़ी देर बाद अम्मा पिताजी के कमरे की ओर चली गई थी। मैंने फिर अपनी टांगें फैला ली थी और आंखें मूंद कर सिर दीवार से लगा लिया था। पिताजी के शांत चेहरे पर हल्की सी हरकत देखकर अम्मा ने मेरी ओर देखा है। हाँ, सचमुच पिताजी के चेहरे पर हल्की सी हरकत हुई है। होठों पर कंपन साफ दिख रहा है। अम्मा उनके करीब होकर कहती हैं, सुनिए, आंखें खोलिए, देखिए ब्रज आया है, इससे नहीं मिलेंगे। मैं भी आगे बढ़कर पिताजी का कमजोर और बेजान सा हाथ अपनी मुट्ठी में लेते हुए कहता हूँ, मैं हूँ पिताजी, आपका ब्रज, ठीक है ना आप? पिताजी के कांपते होठों से लगता है वे कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं आगे झुककर कहता हूँ, पिताजी कुछ कहना चाहते हैं? कहिए, मैं हूं ना, आपका बेटा ब्रज। किशन। अस्फुट शब्द हवा में तैरते हैं। वे भी आते ही होंगे, आप। वे एक बार अम्मा की ओर देखते हैं, फिर धीमे से गर्दन घुमाकर मेरी ओर। टुकड़ा टुकड़ा शब्द हवा में तैरते हैं। अपनी अम्मा की छोटे भाई बहन की देखभाल करना बेटा, इन्हें तुम्हारे आसरे ही। बमुश्किल से बोले गए शब्द अधबीच में ही अपनी यात्रा खत्म कर देते हैं और फिर अम्मा रोने लगती हैं, मुंह में साड़ी का पल्लू दबाकर। मैं भीतर से कांपता हुआ भयभीत सा ढाढ़स बंधाता हूँ। आप चिंता न करें, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन अगले ही क्षण हो जाता है। पिताजी की गर्दन एक ओर, अम्मा की चीख निकल जाती है। पिंकी विक्की रोना चिल्लाना आरंभ कर देते हैं। घर में तनी सन्नाटे की चादर तार तार हो जाती है। मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन खिसकने लगती है। अब क्या होगा? मैं अकेला। घबराहट से मेरा पूरा शरीर कांपने लगता है। खुद को असहाय पाकर मैं भी फूट फूट कर रोने लगता हूँ। तभी मेरी नींद टूट जाती है। पास ही खड़ी अम्मा मुझे कंधे से हिला रही थी। ब्रज, ब्रज बेटा सो गया क्या? चल बिस्तर लगा दिया है, लेट जा। मैं बैठती हूँ उनके पास। सो ले, कल रात से तू सोया नहीं। मैं चुपचाप उठा था और कपड़े बदलने लगा था। सोने से पहले मैं एक बार पिताजी के कमरे में गया। वे उसी तरह बेहरकत लेटे हुए थे। अम्मा ने बताया कि उन्होंने चम्मच से दवा पिलानी चाहिए थी, लेकिन दवा गले से उतरी ही नहीं। डॉक्टर को बुला लाऊं? मैंने अम्मा से पूछा था। इस समय वह बुलाने से भी नहीं आएगा, सुबह अपने आप आ जाएगा। फिर भी तेरी मर्जी। मैंने साइकिल उठाई थी और उन्हीं कपड़ों में डॉक्टर के घर पहुंच गया था। अम्मा की बात सही थी। उसने वही दवा देते रहने को कहकर मुझे लौटा दिया था। मैंने जाकर पिताजी की नब्ज एक बार देखी थी। वह चल रही थी, मंद मंद। मैंने पायजामा टटोल कर देखा, गीला था। टांगों पर से कंबल हटाया तो बदबू का एक तेज भभका मेरे नथुनों में जबरन घुस गया। मैंने एक बारगी अम्मा को आवाज़ दी थी और फिर खुद ही उनका पायजामा बदलने लग गया था। अम्मा ने गीला पायजामा उठाया और बाथरूम में डाल आई। आकर बोली, तू थोड़ा सो ले ब्रज, देख आंखें कैसी लाल हो रही हैं तेरी। अम्मा की बात पर मैं चुपचाप उठकर सोने चला गया था। लेटते ही मुझे नींद ने अपनी गिरफ्त में ले लिया था और अगले दिन सुबह देर तक मैं सोता रहा था। अम्मा ने जब मुझे जगाया तो घड़ी में 10:25 हो रहे थे। मैंने उठते ही पिताजी के बारे में पूछा। रात को उनके द्वारा 2 बार कपड़े गंदे करने की बात अम्मा ने मुझे बताई और बोली, 8 बजे मैंने दवा दी थी, तू उठकर नहा धो ले, नाश्ता कर ले और फिर ज़रा डॉक्टर को बुला ला। रोज तो 9 बजे तक खुद आ जाता था, आज 10:30 होने को आए। नहा धोकर नाश्ता करके डॉक्टर को बुलाने में जा ही रहा था कि किशन और राज भैया आ गए। अम्मा उन्हें देखकर रोने लगी तो दोनों देर से पहुंचने का अपना अपना स्पष्टीकरण देने लगे। किशन भैया सरकारी काम से बाहर गए थे और लौटे तो तार मिला और तभी चल दिए। राज भैया ने कहा तार पर उनका पता गलत था, इसलिए तार देर से मिला। मिलते ही गाड़ी पकड़ ली। दोनों सीधे पिताजी के कमरे में चले गए थे। अम्मा के पीछे पीछे मैं भी पिताजी के कमरे में घुसा। पिताजी वैसी ही बेहोशी की सी हालत में लेटे हुए थे।
किशन भैया ने उनका हाथ पकड़कर नब्ज देखी थी और फिर उनके ठंडे हाथ को अपनी हथेलियों से मलकर गरमाने लगे थे। तभी डॉक्टर आ गया था। किशन भैया ने डॉक्टर से बात की थी, उसे अलग ले जाकर शहर के बड़े अस्पताल में ले जाने की बाबत भी पूछा था। आपकी मर्जी है वैसे, कहकर डॉक्टर ने बात हमारे ऊपर छोड़ दी थी। डॉक्टर ने इस बार दवा चेंज कर दी थी। मैं दवा लेने बाजार जाने लगा तो किशन भैया मुझे 100 का नोट थमाने लगे, जिसे मैंने हल्की सी नौनुकुर के बाद ले लिया था और साइकिल दबा दी थी। किशन भैया आते ही पिताजी की तीमारदारी में लग गए थे। कभी उनके कपड़े बदलते, कभी चम्मच से पानी पिलाते, कभी ठंडे हाथ पांव को अपनी हथेलियों से गरमाने की कोशिश करते। राज भैया जब से आए थे कुछ सुस्त से लग रहे थे। वह कम बोल रहे थे। चेहरे से वह भी मेरी तरह भीतर से घबराए हुए लग रहे थे। अब मेरी घबराहट वैसे कुछ कम हो गई थी। किसी अनहोनी को अकेले फेस करने का तनाव अब मेरे मस्तिष्क में नहीं था। किशन भैया और राज भैया के आ जाने से मुझे भीतरी बल मिला था और लगा था अब मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दोनों बड़े भैया सब कुछ संभाल लेंगे। वैसे भी वे मुझसे कुछ अधिक अनुभवी थे। उनके रहते मैं कुछ हल्का सा महसूस कर रहा था। विकी और पिंकी में कोई फर्क नहीं आया था, बल्कि वे अब ज़्यादा ही गंभीर और चुप दिख रहे थे। बदली हुई दवा से पिताजी की हालत में हल्का सा फर्क हुआ तो उसे मैंने ही नहीं अम्मा ने भी चट से पकड़ लिया। पिताजी ने हिलकर करवट बदलने की कोशिश की थी। उनके होठों से लग रहा था वे कुछ कह रहे हैं, पर शब्द बेआवाज थे। पिताजी को कुछ नहीं होगा, अब यह धारणा धीरे धीरे बलवती हो रही थी। इस परिवर्तन में मेरे भीतर अब तक दबी छुपी और कुलबुलाती बात को बाहर निकलने की हिम्मत बंधा दी थी। दरअसल जिस रात से मैं यहाँ आया था उसके अगले दिन से ही मैं सोच रहा था कि किशन भैया और राज भैया के आते ही मैं लौट जाऊंगा। दोनों बड़े भाई स्वयं संभाल लेंगे। मुझे अपनी बीमार पत्नी और बच्ची की चिंता सता रही थी। सोनू के होने वाले पेपर्स की फिक्र हो रही थी। ऑफिस से भी मुझे छुट्टी इसलिए मिली थी कि तार पहुंचा था, वरना आजकल तो वैसे ही ऑडिट चल रहा है। किशन भैया को दौड़ दौड़ कर पिताजी की सेवा शुश्रूषा करते देख मुझे उम्मीद होने लगी थी कि भैया अवश्य काफ़ी दिनों की छुट्टी लेकर आए हैं। अब जब तक पिताजी कुछ बेहतर स्थिति में नहीं आ जाते वह नहीं जाएंगे। दोनों बड़े भाइयों का वैसे ही ऐसे समय में यहाँ रहना ज़रूरी है, जाने कब क्या हो जाए। एकाएक मुझे अपनी सोच पर ग्लानि होने लगी। क्या उन्हीं का रहना यहाँ ज़रूरी है, उसका नहीं। लेकिन अगले ही क्षण लौटने की बात मेरे भीतर उछल कूद करने लगी और मैं अवसर की तलाश करने लग गया। अम्मा अधिक बात नहीं कर रही थी। मैं जब भी उन्हें अकेले पाकर अपने दिल की बात कहने की चेष्टा करता, मेरी जुबान को न जाने क्या हो जाता, जैसे उसे उस क्षण लकवा मार जाता हो। मुंह से कोई शब्द ही न फूटता। किशन और राज भैया के सामने पड़ते ही मेरी हिम्मत जवाब दे जाती। दोपहर खाने के वक्त सोचा था अपनी बात कह दूंगा, फिर सोचा इतनी जल्दी ठीक नहीं रहेगा, शाम को कह दूंगा। रात 9 बजे की ट्रेन है, उसी से लौट जाऊंगा। शाम के 4:30 का वक्त था जब पिताजी को कुछ कुछ होश आया था। उन्होंने मिचमिचाती आंखों से हम तीनों को देखा था। हाथों में हल्की सी जुम्बिश सी हुई थी। शायद वे हाथ उठाकर हमें प्यार देना चाह रहे थे। बदली हुई दवा असर कर रही थी। खतरे का एहसास धीरे धीरे कम होता लग रहा था। पिंकी चाय बना लाई थी और हम सब दूसरे कमरे में बैठकर चाय पीने लगे थे। चाय पीते हुए मैंने भीतर ही भीतर तैयारी की, भूमिका स्वरूप अपनी बात भी चलाई। मसलन अब तो पिताजी की हालत में सुधार हो रहा है, घबराने की बात नहीं दिखती अब। और जैसे मुझे 3 दिन हो गए यहाँ आए, घर पर सुधा और बेटी निक्की भी ठीक नहीं। सोनू के कल से पेपर्स हो रहे होंगे, पता नहीं क्या क्या करके आता होगा। आदि आदि। मेरी इस बातचीत को कोई गंभीरता से नहीं ले रहा था, बस चुपचाप सुन रहे थे। मैं एक पल सबके चेहरे की ओर देखता, फिर दिल की बात को दिल में ही दबा लेता। कभी कभी मुझे लगता बड़े भैया स्वयं ही कहेंगे, ब्रज अब मैं आ गया हूँ, सब संभाल लूंगा, तुम चाहो तो चले जाओ। सुधा अकेली होगी, ऐसी वैसी बात होगी तो बुला लेंगे तुम्हें।
अम्मा ने मुझे पिताजी के कमरे से आवाज़ दी तो मैं उठकर उनके पास चला गया। वह पिताजी के नीचे से चादर बदलना चाह रही थी। बोली, ज़रा इन्हें थोड़ा सा ऊपर उठाना, मैं नीचे की चादर बदल दूँ। एक बार की मैंने बड़े भैया को अपनी मदद के लिए बुलाना चाहा, पर अगले ही क्षण मैंने खुद ही पिताजी को अपने दोनों बाजुओं में लेकर ऊपर उठा लिया था और अम्मा ने झट से उनके नीचे की चादर बदल दी थी। अम्मा को अकेले पाकर मेरे भीतर कुछ हिलने डुलने लगा था। अम्मा ने पिताजी पर कंबल उठाया और पास बैठकर उनके पैर दबाने लगी तो मेरे मुंह से निकला, अम्मा। क्या बेटा? पिताजी, बस मेरे गले में जैसे कुछ फंसा गया। बमुश्किल शब्द निकले, पिताजी ठीक हो जाएंगे तो मैं कुछ दिनों के लिए आप लोगों को अपने यहाँ ले आऊँगा। हवा पानी बदल जाएगा। मुझे अपने कहे शब्दों पर हैरत हो रही थी। क्या मैं यही कहना चाहता था? ये ठीक होने पहले अम्मा का कहते कहते गला रुंधाया था। वैसे भी तुम्हारे सिवाय कौन है हमारा, तुम ही लोग तो हो। अम्मा के शब्द मेरे मर्म को छू रहे थे अंदर तक। मैं जानता था यह अम्मा नहीं, अम्मा का दर्द बोल रहा था। उनको अपने यहाँ ले जाने की बात मैंने उनका दिल रखने या उनका हौसला बढ़ाने के लिए कही थी। सच कहूँ तो मैं यह कहना ही नहीं चाह रहा था। मैं तो अपने लौटने की बात कहना चाहता था। यह तो मैं भी अच्छी तरह जानता था और अम्मा भी, कि हम तीनों भाई अपनी अपनी शादी के बाद उन्हें कितनी बार अपने अपने यहाँ ले जा पाए हैं। अब मुझे शर्म महसूस हो रही थी। मैं अपनी शर्म को मिटाने के लिए कमरे की दीवारों पर यूं ही बेमतलब ताकने लगा था। शाम को बाजार से सब्जी लेकर लौटा तो बड़े भैया अम्मा से कह रहे थे, अम्मा मैं रात की गाड़ी पकड़ लेता हूँ, सुबह ऑफिस ज्वाइन कर लूँगा। टूर से लौटा था तो सीधे इधर ही आ गया तार पाकर। ऑफिस से छुट्टी भी नहीं ली थी। अब तो पिताजी की हालत में सुधार है। चिंता की कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएंगे जल्द। भैया बोले जा रहे थे और अम्मा चुपचाप सुन रही थी। राज भैया भी समीप ही बैठे थे, खामोश। कमरे में मेरे घुसते ही बड़े भैया बोले, राज और ब्रज तो हैं ही ना, ऐसी वैसी बात हो तो मुझे खबर कर देना। भैया जाना तो मुझे भी था। इस बार राज भैया के होठ हिले थे। आप तो जानते ही हैं मेरी नौकरी टेम्परेरी है, छुट्टी भी बड़ी मुश्किल से मिली है। वे लोग मौका देखते हैं अपना आदमी फिट करने के लिए। आप यहाँ रहते तो। किशन भैया कुछ देर सोच में पड़ गए थे। मेरे भीतर भी कुलबुलाहट होने लगी थी। अब तक दबा कर रखी बात बाहर निकलने को उतावली हो रही थी, लेकिन सहसा मेरी नज़रें अम्मा पर स्थिर हो गईं। अम्मा जहाँ बैठी थी वहीं स्थिर हो गई थी, मूर्ति की तरह। काफ़ी देर बाद तने हुए सन्नाटे को किशन भैया ने तोड़ा। अच्छा तो तुम भी चलो, पिताजी तो ठीक हैं, इतना घबराने या चिंतित होने की ज़रूरत नहीं। अब हमें भी नौकरी की वजह से जाना पड़ रहा है, वरना ऐसी स्थिति में हमारा जाने को मन करता है भला। फिर मेरी ओर देखते हुए बोले, ब्रज तुम तो हो ही, पिताजी की दवा वगैरह टाइम से देते रहना। कोई बात हो तो मुझे तार कर देना, मैं आ जाऊंगा। और फिर जेब से रुपए निकालकर मुझे थमाते हुए बोले, रख लो, वक्त बेवक्त काम आ जाते हैं। अम्मा अब सुबकने लगी थीं। उनकी आंखों से आंसुओं की धाराएं बहने लगी। मैं आगे बढ़कर अम्मा की बगल में बैठ गया था और अम्मा को सांत्वना देने लगा था। हाथ में पकड़े रुपयों को देखकर मेरी आंखें भी डबडबा आई थीं। समझ में नहीं आ रहा था रुपए रख लूं या भैया को लौटा दूं। जब थोड़ी देर तक कोई किसी से कुछ नहीं बोला तो किशन भैया चुपचाप उठे और तैयारी करने लगे। अम्मा ने पिंकी को आवाज़ लगाई, पिंकी बेटा खाना वगैरह तैयार कर ले, दोनों भाइयों को खिलाकर भेजना, रात का सफ़र है। और उठकर पिताजी के कमरे में चली गईं। शायद वे हमारे सामने रोना नहीं चाहती थी। निश्चित ही पिताजी के कमरे में जाकर वे खूब रोई होंगी। किशन और राज भैया को ट्रेन में बिठाकर लौटा तो अम्मा ने पूछा, ब्रज तू तो छुट्टी लेकर आया होगा। अचानक किए गए अम्मा के इस प्रश्न पर मैं अचकचा गया था। अम्मा के इस प्रश्न के पीछे का दर्द मैं अच्छी तरह महसूस कर रहा था। अम्मा से आंखें मिलाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। पिंकी विक्की के पास बैठते हुए मैंने कहा, सोचता हूँ कल सुबह पोस्ट ऑफिस जाकर सुधा को चिट्ठी डाल दूँ कि चिंता न करें, कुछ दिन लग जाएंगे, और साथ ही ऑफिस में भी छुट्टी बढ़ाने की अर्जी पोस्ट कर दूँ। अम्मा ने आगे न कुछ पूछा न कहा। फिर वहीं चुप्पियाँ हमारे बीच तन गईं।
एकाएक इन चुप्पियों से मुझे ऊब होने लगी। पिताजी की बीमारी से हमारे भीतर भय, घबराहट, दुश्चिंता का होना स्वाभाविक था, लेकिन लगातार चुप्पियों को अपने ऊपर ढोए रखना, मुझे ये चुप्पियां अनावश्यक लगने लगीं। इनकी गिरफ्त से बाहर होने की इच्छा हुई। मैं चाहता था कि बर्फ सी जमी चुप्पियां गल कर बह जाएं। पूरे घर में सन्नाटे की तनी चादर तार तार हो जाए। घर में फैली मनहूसियत से निजात मिले। इन्हीं सब विचारों में डूबते उतराते हुए मैंने सहसा विक्की से प्रश्न किया, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? फिर उसका उत्तर जानने से पहले ही अपने बेटे सोनू के बारे में बताने लगा। उसके हाफ ईयरली एग्ज़ाम में आए कम नंबरों के बारे में, उसके सारा दिन खेलते रहने के बारे में, पढ़ाई की ओर ध्यान न देने के बारे में। इसके बाद मैंने अपनी छोटी बेटी निक्की की शैतानियों का जिक्र छेड़ दिया। पिंकी विक्की सुनकर हंसने लगे। मुझे उनका हंसना अच्छा लग रहा था। एकाएक विक्की ने पूछा, भैया निक्की को पोयम आती है? हाँ बहुत। अरे वह तो डांस भी करती है। अच्छा? पिंकी ने आश्चर्य व्यक्त किया। टीवी में चित्रहार देखती है तो खूब नाचती है मटक मटक कर। भैया आज भी तो चित्रहार है, टीवी चला दूं? विक्की ने सहमते हुए मेरी ओर देखकर पूछा। चुप। पिंकी ने आंखें तरेर कर विक्की को तुरंत डपट दिया। तुझे टीवी की पड़ी है, लोग क्या कहेंगे? घर में क्या? पिंकी की बात पर एकाएक मैं चीख सा उठा। क्या है घर में? कोई मातम है क्या? पिताजी बीमार हैं, दवा दारू चल रही है, ठीक हो जाएंगे। मेरी अनायास तेज हो उठी आवाज़ से कमरे का सन्नाटा कांपने लगा था। मैंने जल्द ही खुद को संयत किया और प्यार से धीमे स्वर में बोला, तुम लोग खेलो कूदो पढ़ो, तुम्हें किसने रोका है? टीवी भी देखो पर ध्यान रहे, पिताजी डिस्टर्ब ना हो, उनके आराम में खलल न पड़े बस। मेरी बात पर अम्मा ने भी पिंकी विक्की की ओर देखते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ उन्हें, बीमार ही तो हैं, ठीक हो जाएंगे। तभी मैंने उठकर टीवी ऑन कर दिया, वॉल्यूम कम ही रखा। अम्मा उठकर पिताजी के कमरे में चली गईं। कुछ ही पल में स्क्रीन पर फोटो उभर आई। चित्रहार आरंभ हो चुका था, पहला ही गाना था। अम्मा भी पिताजी के कमरे का दरवाज़ा हल्का सा भेड़ कर हमारे बीच आ बैठी। अभी आप सुन रहे थे सुभाष नेरव जी की लिखी कहानी उसकी भागीदारी।